बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूं महविश शबीब, सिटी एट 10 में खुशामदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। आज जैसे कि लास्ट डे है एक वीक का, सैटरडे, और इस दिन इंसान बहुत ज़्यादा खुश भी होता है। और कुछ जो खुशी है आज मौसम की वजह से भी है, क्योंकि फैसलाबाद का मौसम जो है खुशगवार हो गया है। सिटी एट 10 में हम शामिल करते हैं वो तमाम ख़बरें जो आपकी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, वो तमाम मसाइल जिनका हल आप जानना चाहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि फैसलाबाद का मौसम कैसा है, बारिश आज कितनी देर तक रहेगी और क्या क्या मुश्किलात हैं। और इसके साथ साथ एक ऐसा मसला जिसमें इस वक्त पूरा पंजाब जिस मसले से लड़ रहा है वो है सैलाब की सूरत हाल। दरिया बिखर गए हैं, चिन्योट और झंग में क्या सूरत हाल है, तांदियावाला के अहवाल क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ पोल्ट्री फार्म का जो बिज़नेस है वो आज के दौर में कितना फ़ायदेमंद है, क्या मसाइल हैं, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद के मौसम के हवाले से क्या अहवाल है हमारे टूरिस्ट वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद का मौसम खुशगवार है, हल्की हल्की बारिश चल रही है। मोहम्मद इनारू हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद इनारू, बताइएगा मौसम की क्या सूरत हाल है? शहर फैसलाबाद के मौसम की बात की जाए तो अलल सुबह से ही इंतहाई खुशगवार है। सुबह सवेरे फवार का सिलसिला शुरू हुआ था, जो कि बाद में हल्की बारिश में बदला और बाद में तेज़ बारिश में बदल चुका है। फ़िल वक्त भी शहर फैसलाबाद के मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं बूंदाबांदी है, कहीं हल्की बारिश है, कहीं तेज़ बारिश हो रही है। इस वक्त मैं शेखुपुरा रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर बारिश का सिलसिला ताहाल जारी है। ना सिर्फ शेखुपुरा रोड बल्कि शहर फैसलाबाद के बात कर ली जाए सरगोदा रोड हो या जेर रोड हो, इसके साथ साथ सतियाना रोड के इलाके हों, पीपल्स कॉलोनी नंबर 1, पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 और जो समंदरी रोड के इलाके हैं, बारिश का सिलसिला सुबह सवेरे से ही जारी है, जिसकी वजह से जो गर्मी का जोर है वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। और जो रही सही कसर है वो शहर फैसलाबाद में चलने वाली तेज़ हवाओं ने निकाल दी है। कमोबेश 3 से 4 किलोमीटर की रफ्तार से फ़ी किलोमीटर की रफ्तार से शहर फैसलाबाद में मुसलसल हवाएँ चल रही हैं, जो कि बारिश के साथ साथ शहर फैसलाबाद के मौसम को इंतहाई खुशगवार बना रही है। दर्जा हरारत में वाज़े कमी देखी गई है, जो कि 36 और 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहा करता था, आज ज़्यादा से ज़्यादा फ़कत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। और कम अज़ कम शहर फैसलाबाद का जो दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। फ़िल वक्त शहर फैसलाबाद के मुख्तलिफ़ इलाकों में वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। अभी शेखुपुरा रोड पर भी बारिश हो रही है, सरगोदा रोड, जेर रोड, सतियाना रोड, समंदरी रोड और इसके साथ साथ जड़ांवाला रोड, मदीना टाउन का जो इलाका है, गोया के पूरे फैसलाबाद में इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। मिकदार में ज़रूर फ़र्क है, कहीं तेज़ है, कहीं हल्की है और कहीं बूंदाबांदी जारी है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद इनारू तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद का मौसम तो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया है। बारिश में एक तरफ वो लोग हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुशगवार मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, दूसरी जानिब बारिश है और सैलाबी सूरत हाल की वजह से इंसान की जो ज़िंदगी है मफलूज होकर रह गई है। झंग के हवाले से बात करें तो झंग के कई इलाके जो हैं सैलाब के हवाले से वो ज़ेर-ए-आब आने का ख़दशा भी है और कहीं पर सैलाबी रेला पहुँच भी गया है। ब्यूरो चीफ झंग रमज़ान मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि झंग की क्या सिचुएशन है फ्लड के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम रमज़ान मिर्ज़ा साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे आप, ठीक है? जी अल्लाह का करम। मुझे ये बताइएगा कि झंग में फ्लड की सिचुएशन के हवाले से बात करें तो क्या सूरत हाल है? देखिए, इस वक्त जो बड़ा सैलाबी रेला हेडमराला से निकला था, कादराबाद और उसके बाद चनेवर पहुंचा और अब उसका जो हेड है वो झंग में दाखिल हो चुका है उस सैलाबी रेले का, और उसकी टेल इस वक्त भी चनेवर में है, जिसका मतलब ये है कि ये कई किलोमीटर तवील सैलाबी रेला है जो इस वक्त झंग की जानिब गामजन है। इस वक्त जो झंग में त्रिमु बराज पर पानी है वो अपनी रूटीन के मुताबिक है, 1,45,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन जो इस वक्त झंग शहर पानी पहुंच चुका है वो लगभग 3 लाख क्यूसिक है, और जो पानी रिवाज ब्रिज इस वक्त क्रॉस कर रहा है ये 5 लाख क्यूसिक से ज्यादा है। तवक्को की जा रही है कि ये पानी अगले 8 से 10 घंटों के दौरान रिवाज ब्रिज क्रॉस करते हुए झंग शहर पहुंच चुका होगा। और इस वक्त सैलाबी सूरत हाल जो है वो झंग में मौजूद है, और एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 से जायद एकड़ अराजी जो है वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। ऐसे घर जो कि दराई इलाकों के अंदर मौजूद थे उनकी तादाद एक अंदाजे के मुताबिक कुछ 40,000 के करीब है, और 2.5 लाख से जायद जो अफराद हैं
उनको घरों से रमजान जो है मिर्जा, वो ये भी निकाल कर बताइएगा, वो निकालने जो करवाई। इलाके दरिया के आसपास मुंसलिक हैं, वहाँ पर इखलाक का सिलसिला जारी है क्या? बिल्कुल, जो दरियाई बंद के अंदर मौजूद इलाके हैं वो इस वक्त पानी में डूब रहे हैं और 411 मोजाजात हैं। आप ये समझ लें, इसमें दर्ज जो है वो हजारों बस्तियां हैं जो कि इस वक्त ज़ेर आब आ चुकी हैं। इनमें से जो अभी तक अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं उनके मुताबिक 200 से ज्यादा मोजाजात इस वक्त पानी में डूब गए हैं और आने वाले चंद घंटों के दौरान पानी की सतह जो है उसमें तेजी से इजाफा दिखाई दे रहा है। और ये कहना कि इस वक्त झंग, हिफाजती बंद, तिरिमू जो है वो खतरे से दो चार नहीं, तो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत होगा। इस वक्त झंग जो है वो शरीर मुश्किल में है और आने वाले चंद घंटे जो हैं वो झंग के लिए खासे अहम हैं। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर जो इलाका मुकीन है उनके चेहरों के ऊपर मायूसी है। एक तरफ सैलाबी रेले हैं तो दूसरी जानिब आसमां के ऊपर छाए गहरे बादल भी इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि आइंदा चंद घंटों में झंग में बारिश भी हो सकती है। तो जहां पर सैलाब जो है वो सैलाबी इलाकों के अंदर और दरियाई इलाकों के अंदर मौजूद है, तो शहर में भी अर्बन फ्लडिंग के मसाइल हो सकते हैं। झंग के लिए आने वाले 24 घंटे जो है वो खासी अहमियत। रमजान मिर्जा, ये भी बताइएगा कि अगर झंग की इंतजामिया की तैयारियों के हवाले से बताएं तो वो कैसी हैं? तैयारियां जो है वो तीन जो है वो सतह पे की गई हैं। प्री फ्लड, ड्यूरिंग फ्लड और पोस्ट फ्लड। प्री फ्लड में फ्लड रिलीफ कैंप्स लगाए गए, एनजीओज को मुतहर्रिक किया गया और इलाका मुकीनों को एवैक्यूएट किया गया। इस वक्त चूंकि सैलाब आ चुका है तो इस वक्त इंतजामिया की कोशिश है कि वो तमाम लोग जो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं उनको फौरी तौर पर एवैक्यूएट किया जाए और इसके साथ साथ जो पनाह गज़ीन मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं उनके खाने पीने और खुश्क राशन का भी बंदोबस्त किया जाए। और मामला यहाँ तक नहीं रुकता, जो उनके पास हजारों जानवर हैं, मवेशी हैं, उनके चारे वंडे का बंदोबस्त भी जो है वो इंतजामिया को करना पड़ रहा है। गो के इंतजामिया जो है वो 100% इंतजाम करने में उस हद तक अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही है, लेकिन आइडियल सिचुएशन पैदा करना जो है वो इंतजामिया के लिए भी एक चैलेंज है। आने वाले चंद घंटे झंग के लिए खासे अहम है। इसके बाद पोस्ट अरेंजमेंट्स होंगे कि सैलाब गुजर जाने के बाद के किस किस्म के इंतजाम हैं, तो ये भी कुछ भी इस हवाले से कहना कबल वक्त है। हुकूमत इस हवाले से अपने अरेंजमेंट्स रखती है कि पैकेज का ऐलान करेगी। सूबाई वज़रा ने भी झंग का दौरा किया है और कोशिश की जा रही है कि झंग के अंदर सैलाब के जो नुकसानात हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इकदाम। रमजान मिर्जा, ये भी बताइएगा कि शहरियों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? आपकी शहरियों से गुफ्तगू हुई? शहरी इलाके के अंदर मौजूद लोग हैं उनके अंदर इस वक्त पैनिक पाया जाता है कि क्या शहर का हिफाजती बंद जो है वो महफूज रह सकेगा और क्या इतना बड़ा रैला जो आ रहा है उससे झंग शहर महफूज रह सकेगा। तो इस हवाले से ये कहना है कि कोशिश की जा रही है कि इतना बड़ा रैला शहर के हिफाजती बंद से ना टकराए और इस मकसद के लिए 3 जगहों पर ब्रिजेस भी किए गए हैं। जो इलाका मुकीन सैलाबी इलाकों से मुतासर होकर इनखला करके बाहर निकले हैं उनके लिए रिहाइश का, खाने पीने का और इसके साथ साथ साफ पानी की दस्तयाबी समेत जानवरों के लिए चारे का इस वक्त एक उनकी फराहमी एक बड़ा चैलेंज है। तो इलाका मुकीन जो है वो इस वक्त मुश्किल की घड़ी में है। ना सिर्फ झंगवासियों को बल्कि डिवीजन भर के और फैसलाबाद के मुखैर हजरात को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि मुश्किल की इस घड़ी में झंगवासियों को जो है वो अकेला ना छोड़ा जाए। गो कि हुकूमत अपने तय इंतजाम कर रही है लेकिन फैसलाबाद के मुखैर हजरात को भी इसमें अपनी जिम्मेदारी अदा करने की जरूरत है। रमजान मिर्जा, ये भी बताइएगा जैसे कि जो हाई रिस्क एरिया है झंग के, क्या अभी भी वहाँ पर लोग महसूर हैं या वो सारे तमाम इलाके जो है वो खाली करवा लिए गए हैं? देखें, झंग के जो दरियाई इलाके हैं अगर यहाँ पर 40 से 50 हजार घर मौजूद है तो आप इस चीज का जरा अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हर घर में एक फर्द भी हिफाजत के लिए मौजूद है तो इतने अफराद अभी इलाकों के अंदर मौजूद हैं। तमाम इंतजामिया का इस हवाले से कहना है कि 70 से 80% का इनखला यकीनी बना लिया गया है। जो पीछे लोग मौजूद हैं उनका मकसद अपने घर और जानवरों की या कीमती सामान की हिफाजत करना है, घर को अकेला नहीं छोड़ना। लेकिन जो ही पानी की सतह जो है वो बुलंद होगी तो तवक्को की जा रही है कि वहां से अगर जरूरी होगा तो इनखला यकीनी बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ जो लोग अंदर इस वक्त रह रहे हैं उन्हें तैराकी समेत दीगर जो जाती हिफाजती इकदाम है वो करने आते हैं, लेकिन जान की हिफाजत जो है वो सबसे अव्वलीन तरजीह है। इंतजामिया की कोशिश है कि जो लोग खुशी से बाहर नहीं निकलना चाह रहे उन्हें जो है वो कानून के दायरे में लाते हुए उनका इनखला यकीनी बनाया जाए। जैसे कि चिन्नौर से सैलाबी पानी गुजरा तो अभी तक की इतला के मुताबिक कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। झंग इंतजामिया के लिए जानी नुकसान को
जो है वो रोकना एक चैलेंज जो है, इससे कम नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो टोपोग्राफी है वो डिफरेंट है। यहाँ पर जो मोजाजात हैं, जहाँ पर जो गहराई पर मौजूद इलाके हैं, वहां पर 20 फुट तक भी पानी जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो इस सूरत हाल में झंग इंतजामिया के लिए ये एक बड़े चैलेंज से कम नहीं। झंग इंतजामिया इस वक्त मुश्किल फैसले करने के लिए जो है वो तैयारी रखती है। गुज़िश्ता रोज भी रमजान मिर्ज़ा ये भी बताइएगा, जैसे कि झंग जो है एक ऐसा इलाका है जो कि ज़रख़ेज़ है, जहाँ पर फसलें मौजूद हैं, तो फसलों की क्या सिचुएशन है? क्या वो एरिया भी ज़ेर आब आने का ख़दशा है? अभी तक जो इदादोशुमार दिए गए हैं उनके मुताबिक 10,000 एकड़ से जायद जो ज़रई रकबा है वो ज़ेर आब आ चुका है। और इन ज़ेर आब आने वाले रकबों में सबसे ज्यादा जो फसल मुतासर हुई है उनमें अरवी है, धान की फसल जिसे चावल कहा जाता है, सब्ज मिर्च की फसल है, और इसके साथ साथ चरी और तिल की फसल भी मुतासर हुई है। इस वक्त जो मुख्तलिफ जगहों पर मकई की फसल भी मौजूद है और इसके साथ साथ गन्ने की फसल भी मौजूद है। जो सूरत हाल हम इस वक्त देख रहे हैं, अगर पानी का इतना बड़ा रैला जो कि झंग के अंदर आ रहा है और पहुंच रहा है और वो 18,000 के इलाकों में भी मार करेगा, तो इससे झंग के अंदर एक ग़िज़ाई किल्लत जैसे मसाइल भी जो है वो पैदा हो सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से। अब बहुत शुक्रिया रमज़ान मिर्ज़ा तफसीलात से आगाह करने के लिए। झंग की सिचुएशन हो, चिन्योट की सिचुएशन हो या तांदल्या वाला की, इस वक्त लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, फ्लड सिचुएशन है, अपने घरों को छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंतज़ामिया के साथ जितना हो सके उतना ज़्यादा ताउन करें। अभी वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में बात कर रहे हैं झंग, चिन्योट और तांदल्यावाला की सैलाबी सूरत हाल से। सैलाब भी जहाँ सूरत हाल जहाँ पर हो, वहाँ पर निज़ाम ज़िंदगी जो है वो दरहम बरहम हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम हो, राब्ता पुल हो, वो तमाम तर ज़रूरियात जो हैं, सहूलियात जो हैं आवाम को चाहिए होती हैं, तो उसे मैनेजमेंट के तौर पर ठीक करना जो है, फ़राहम करना, वो इंतज़ामिया की तैयारियाँ होती हैं। किस तरह से फ़्लड सिचुएशन में हमारी इंतज़ामिया काम कर रही है, क्या सिचुएशन है मजमूई तौर पर तांदल्यावाला की, चिन्योट की और झंग के हवाले से भी हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर ही रहे थे। इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने से पहले मैं आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका तारुफ करवा दूं। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिटी 41 के रिपोर्टर अवैस अली ने। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अवैस साहब? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? ठीक। मैं बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अवैस अली के साथ ही हमें ज्वाइन किया है इमरान असलम ने, सिटी 41 के रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं इमरान? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले अवैस ये बताएं कि चिन्योट के हवाले से बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन की सिचुएशन वहाँ पर किस तरह से देख रहे हैं? रेलवे की जो ट्रेन्स हैं वहाँ पर क्या सिचुएशन है? बिल्कुल महविश, चिन्योट में चूँकि सैलाबी सूरत हाल है, तो इस वजह से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की जानिब से फैसलाबाद से चिन्योट के लिए मुकम्मल तौर पर जो रेलवे ट्रांसपोर्ट है वो बंद की हुई है। फैसलाबाद से मिल्लत एक्सप्रेस जो सुबह के औकात में कराची से आती है और चिन्योट से बराह रास्ता सरगोदा और फिर जो है वो लाला मूसा की जानब रवाना होती है। तो मिल्लत एक्सप्रेस का जो रूट है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया है। मिल्लत एक्सप्रेस अब जो है वो चिन्योट नहीं जा रही, बल्कि वज़ीराबाद से बराह रास्ता वो लाला मूसा जो है वो पहुँच रही है। तो चिन्योट का रूट बंद होने की वजह से जो सरगोदा के मुसाफिर हैं उनको भी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि लोग जो है वो बुकिंग करवाते हैं सरगोदा के लिए फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से, तो ट्रेन जो है वो अब बरास्ता चिन्योट रवाना नहीं हो रही मिल्लत एक्सप्रेस। तो इस वजह से महकमा रेलवे ने चिन्योट और सरगोदे की जो बुकिंग है वो भी बंद की हुई है। और इसके साथ साथ वो मुसाफिर जिनकी जानिब से चिन्योट और सरगोदा की बुकिंग करवा दी गई थी उनको टिकट रिफ़ंड करने की जो सहूलत है वो भी फ़राहम की जा रही है। फैसलाबाद से रोज़ाना की बुनियाद पर जो 9 ट्रेनें हैं वो मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों को रवाना होती हैं। तो मिल्लत एक्सप्रेस अब वाहिद ट्रेन है जो जिसका रूट फैसलाबाद से चिन्योट के लिए मुतासर हो रहा है। बाकी जो ट्रेनें हैं जिनमें गौरी एक्सप्रेस है वो अपने रूट के मुताबिक लाहौर रवाना हो रही है। शालीमार एक्सप्रेस है उसका भी रूट जो है वो चिन्योट का नहीं है। तो बाकी तमाम ट्रेनें जो हैं वो अपने रूट पर मुकर्रर वक्त पर जो है वो रवाना हो रही है। बिल्कुल सही। इसी तरह से अगर हम मौसम के हवाले से बात करें तो 8वां स्पेल चल रहा है मानसून का, और इसके साथ साथ पूरा पंजाब जो है वो इस सिचुएशन से लड़ रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि दरिया बिफर गए हैं, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वो लाहौर है, ननकाना है, फैसलाबाद का जो है चिन्योट है या झंग है, वो तमाम एरिया जहाँ पर फ्लड सिचुएशन है वहाँ पर लोगों की जो ज़िंदगी है वो थोड़ी सी मफलूज होकर रह गई है। इमरान, अगर हम फ्लड की सिचुएशन के हवाले से बात करें तो मजमूई तौर पे आप चिन्योट में क्या सूरत हाल देख रही हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। पूरे पंजाब में इस वक्त जो फ्लड की सिचुएशन है और 15 लाख के करीब जो लोग हैं वो बेघर हो चुके हैं और सैकड़ों अफराद जो है इसमें कहते हैं कि जहाँ बाग होने की इतलात भी आ रही हैं।
अब बात करें फैसलाबाद डिवीज़न की तो तांदनेवाला, चनियोट और जंग जिसकी तरह हम देख रहे हैं गुज़श्ता एक हफ़्ते से पानी का बहाव मुसलसल बढ़ रहा है। अब जैसा कि चनियोट में जो अजाफ़ी जो क्यूसिक पानी है उसके जो सैलाबी रेले हैं वो रात के औकात में, दिन के औकात में पानी का बहाव मज़ीद बढ़ रहा है। 100 से ज़ायद देहात इस वक्त मुतासर हो चुके हैं चनियोट की जो सूरत हाल है। जैसा जंग में एक का बड़ा एक तारीखी रिवाज पुल था जो तोड़ा गया है गुज़श्ता रोज़, जिसका बुनियादी मकसद यही था कि जितनी भी मुल्हका आबादियाँ हैं पानी का बहाव को कंट्रोल किया जा सके। तारीखी जो पुल को तोड़ा गया है उसकी वजह से जो फसलें हैं ज़ेर आब आई हैं, जिसके साथ साथ देहात के जो अफराद हैं वो मुतासर हुए हैं, मवेशी मुतासर हुए हैं। तांदरेवाला की बात कर लें, मोज़त शाह आलम है, माड़ी पतन है और 25 के करीब तांदरेवाला में देहात जो हैं मुतासर हुए हैं। मसला ये है कि ये फ्लड हर साल आते हैं। इसकी प्रिवेंशन के हवाले से हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है, पूरी दुनिया में फ्लड सिचुएशन है। अब आप इंडिया को दोष नहीं दे सकते कि इंडिया ने पानी छोड़ा है, तो आप लोगों ने सबसे जो बुनियादी मसला ये होता है आबी गुजरगाहें, कोई भी दरिया है, समुंदर है, कैनाल है, ब्रीचेज़ है, इनकी आबी गुजरगाहों को आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना होता है। वहाँ पे इंक्रोचमेंट या हाउसिंग सोसाइटीज़ नहीं बनानी होती, ना तो आप लोग वहाँ पे तजावज़ात कर सकते हैं। अब जितनी भी आबी गुजरगाहें हैं आप देख लें, तांदनेवाला मोज़त शाह आलम है, चनियोट देख लें, दरिया चनाब देख लें, उसमें मुख्तलिफ जितने भी मकामात हैं वहाँ पर आबी गुजरगाहों पर इंक्रोचमेंट कायम है, जिसकी वजह से पानी ने अपना बहाव लेना है, अपनी जगह को जो है उसने रिप्लेस करना ही करना है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो कहते भी ना दरिया कभी अपना रास्ता नहीं तो छोड़ता। वो देख लें आप, हुआ मतलब आप देख लें लाहौर में जब रावी के बेल्ट के किनारे जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ थी, जितने भी ब्लॉक्स थे वो डूब चुके हैं। मोज़त शाह आलम तांदनेवाला देख लें कि लोग रावी की पट्टी के किनारे आबाद होने को आ चुके हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानब, क्योंकि ये इल्लीगल है, ज़िला इंतज़ामिया की जानब से कभी भी इसको रोका नहीं गया, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ फ्लड जो कंट्रोल प्रोग्राम है उसमें ये होता है कि जितने भी दरिया से मुल्का आबादी हैं उनकी प्रोटेक्शन के हवाले से यूनिट्स बंद कायम किए जाते हैं। और यहाँ पर सीन उलट है, वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाती है, वहाँ पर लोग आबाद होते हैं और कोई रोक टोक नहीं है। इमरान असलम, यहाँ पर ये भी सिचुएशन है ना कि हम अपने आर्जी फ़ायदे के लिए अपना लॉन्ग टर्म का नुकसान करवा बैठे हैं। जब ये हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी तो सबको पता था कि ये दरिया की जगह है, लोगों ने भी वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ खरीदी, हाउसिंग कॉलोनी ने वहाँ पर एक पूरा शहर बसा दिया। तो हम अपने लॉन्ग टर्म करियर गोल्स हों या हमारी कोई भी सिचुएशन हो, हम अपने लॉन्ग टर्म्स को भूल जाते हैं और शॉर्ट टर्म्स पे काम करते हैं, फिर नतीजा तो सब बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि जो जिनेवा ने गुज़श्ता साल 10 अरब डॉलर दिए पाकिस्तान को जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। इस दफ़ा भी वज़ीर आज़म साहब गए हुए थे। आप लोगों का मकसद ये नहीं कि आपने फ्लड के हवाले से इमदाद लेनी है, आपके पास लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। गुज़श्ता गवर्नमेंट की जानब से जो डैम फंड बनाया गया था, कहाँ पे वो डैम है बताया जाए, जो आपके मेरे पैसों से पैसों की कटौती होती थी कि डैम फंड में जमा करवाएं, कहाँ है वो डैम का फंड, कहाँ है वो डैम। आज लाखों जो लोग बेघर हो चुके हैं, इनको ये नौबत नहीं है और उन्होंने उल्टा जनाब ये हाउसिंग सोसाइटी बना ली हैं, लोगों को अपनी बचाने के लिए ये बंद तोड़ रहे हैं और जितना भी पानी है वो देहातों में जा रहा है। देखिए, किसान ने हर दौर में पिसा है, ये फ्लड में भी किसान है जिसके मवेशी हलाक हुए हैं, फसलें ज़ेर आब आई हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है। गंदम कपास जितनी भी फैसलाबाद डिवीज़न में जंग देख लें, चनियोट, तांदनेवाला, फसलें तबाह हो रही हैं और ऐसे में ज़िला इंतज़ामिया की जानब से कभी भी कोई इक़दाम नहीं उठाए गए। हमने फ्लड से पहले ही जो शो किया था, लास्ट शो था सैटरडे को, कि मोज़त शाह आलम है, बरजुमर है चनियोट में, इनकी प्रोटेक्शन के वाले से 20-20 करोड़ मांगे गए, 7-7 करोड़ मांगे गए, वो अभी तक नहीं दिए। डीसी को हर साल हर 6 माह बाद जो 1 करोड़ रुपया आता है, जो क्लाइमेट चेंज की मद में आता है, कुदरती आफात की मद में आता है। फैसलाबाद में कितनी छतें गिरी हैं, कितने जो लाइव लॉसेस हुए हैं, तो डीसी की जानब से जो जाँ बाहक अफराद हैं उनकी दादरसी की हो, 1 रुपया भी दिया हो, वो हमें फिगर्स दिखाएं, नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि इनकी जितनी भी आसाइशें हैं ये वीआईपी प्रोटोकॉल्स में जाती हैं या मीटिंग्स में जाती हैं। अब देखें, फ्लड एक कुदरती आफात है, लेकिन कुदरती आफात में आपने कम से कम आबी गुजरगाहों को क्लियर किया हो। अब ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं, चनियोट, सरगोदा और कितनी जो शाहराएँ हैं वो बंद पड़ी हुई हैं और आप देख सकते हैं कि इस तरह जो क्राइसिस की तरफ जा रहा है, क्योंकि फूड की सप्लाई बंद हो जाएगी, फसलें ऑटोमेटिकली तबाह हो चुकी हैं, मवेशी हलाक हो चुके हैं। ऐसे में फैसलाबाद डिवीज़न में इतनी सूरत हाल गंभीर हो चुकी है। देखिए ना, 8 से 10 लाख तक जो क्यूसेक का रेला है वो गुजर रहा है फैसलाबाद डिवीज़न में मुख्तलिफ औकातकार में, और लोग जो है अपनी मदद आपके तहत, ये वो रिपोर्टिंग है जो उनकी असेस में है, कर सकते हैं। कितने हेलीकॉप्टर निकाले गए हैं कि चनियोट, तांदनेवाला या जंग में हेलीकॉप्टर से सर्वे किया हो या रेस्क्यू किया हो,
देखिए अरबों रुपए की तशहीर करना बिल्कुल आसान है, उसको ग्राउंड रियलिटी जो वो बिल्कुल डिफरेंस है। बिल्कुल इसी तरह से अगर कुदरती आफात के हवाले से बात करें, ये कुदरत की तरफ से आती है, लेकिन इन्हें मैनेज करना, डिज़ास्टर्स को देखना, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, लोगों को फैसिलिटेट करना, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। इंतज़ामिया को तमाम चैलेंजेस पहले से पता थे, लेकिन एट द एंड तमाम चीज़ें जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों पर डाल दी जाती है। नो डाउट क्लाइमेट चेंज है और ये एक ऐसा मसला है कि पूरी दुनिया इस मसले से लड़ भी रही है, इसके लिए इक़दाम भी किए जा रहे हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी गलतियों से कितना सीखते हैं। अब वैसे अगर हम लोगों की मुश्किलात के हवाले से बात करें, चिन्योट के, झंग के, तान्या वाला के, जाहिर सी बात है आपने भी फील्ड में जाके ये इशू कवर किया होगा, तो क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल लोगों को इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जैसे इमरान हमें बता रहे थे कि ये पाकिस्तान में जो है वो सैलाब हर साल आते हैं, तो जब सैलाब आते हैं इस हवाले से गवर्नमेंट ने क्या मनसूबाबंदी की बिल्कुल, है? ये प्लानिंग जो है ना, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे आपका फर्दर पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी सुनूंगी कि शहरियों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए हमारे साथ। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड और पोल्ट्री के वो तमाम मसाइल जो कि पोल्ट्री फार्म्स वालों को देखने पड़ते हैं। और उसके साथ साथ अक्सर हम ये इशू देखते हैं कि जो चिकन है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसमें अद्वियात का इस्तेमाल नहीं ठीक होता। ऐसे बेशुमार जो है टॉपिक्स हैं जो कि हमें हमारी सोसाइटी में देखने में मिलते हैं, वो उनके पीछे हकीकत क्या है, इस पर बात करेंगे। इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने से पहले हमारे जो आज के ख़ास मेहमान हैं उनका तारुफ करवा दूँ। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है नदीम असगर गुल साहब ने। आप पोल्ट्री मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम फॉर आवर प्रोग्राम। और उन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सैयद कामरान गिलानी साहब ने। आप पोल्ट्री फार्मर हैं, मेंबर पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन भी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। सबसे पहले नदीम असगर गिल साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पोल्ट्री के हवाले से बात करें तो अक्सर हमें ये भी कहा जाता है कि ये जो चिकन है ये सेहत के लिए महफूज नहीं है, सही अद्वियात का इस्तेमाल नहीं होता, तो पोल्ट्री फार्म में सही अद्वियात इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज के टॉपिक ये पोल्ट्री के करंट इश्यूज़ पे बात करने का मौका दिया गया। ये जो हमारे पाकिस्तान में पोल्ट्री इंडस्ट्री है ना, ये कोई लोकल इंडस्ट्री नहीं है, ये इंटरनेशनल इंडस्ट्री है। ये वर्ल्ड वाइड सेम प्रोसीजर है। सही। जो प्रोसीजर पाकिस्तान में यूज़ हो रहा है वही पूरी दुनिया में यूज़ हो रहा है। ये एक वाहिद टेक्नोलॉजी है जो बैक वक्त पूरी दुनिया में सेम है, क्योंकि इसका जो ब्रीडर है, इसके जो डे ओल्ड चिक्स है, ये जो पूरे यूरोप में या पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है वही हो रहा है और इसका प्रोसीजर भी सेम है। इसको मेडिसिन ऐसा दी नहीं जाती। ये तो जैसे इंसान को या बच्चों को मौके की मुनासबत से या मौसम के चेंजिंग से या मतलब जो डिजीज़ आती हैं उनके हवाले से जो मेडिसिन दी जाती है वही होती है। इसमें कोई ऐसी स्पेशल मेडिसिन नहीं होती जो सेहत के लिए मुज़र हो या जिसका कोई नुकसान हो। ये बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट में इसको किया जाता है। यहाँ तक कि वो पानी हम खुद भी नहीं पीते जो हम इनको हमारा जो ब्रायलर होता है ना, जिस माहौल में तैयार होता है, उसको हम फिल्टर्ड वाटर देते हैं। सही। ठीक है। और उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है ना, वो कंट्रोल्ड होता है। वो टेम्परेचर को भी हम मेंटेन करते हैं, जिसको एयर कंडीशनड माहौल कहते हैं। और उसके बाद फिर उसको जो हम खुराक देते हैं वो इंतहाई आला क्वालिटी की होती है, जिसमें मतलब दो राय नहीं है। जो सबसे आला क्वालिटी की मकई होती है वो हमारी खुराक में इस्तेमाल की जाती है। और इसमें जो अद्वियात हैं ये सिर्फ सपोर्टिव तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं। बाज़ का हो जाते हैं मसाइल, डिजीज़ आती हैं, जैसे मतलब इन्फेक्शन आ गया, कोई वायरल अटैचमेंट आ गई, उसके हिसाब से इसको एंटीबायोटिक्स भी देने पड़ते हैं। मोस्टली फ्लॉक्स हेल्दी होते हैं, इनको इतनी ज़्यादा वो मेडिसिन की ज़रूरत नहीं बिल्कुल होती। इसी तरह से सोसाइटी में रूमर्स डिफरेंट टॉपिक्स पे पाई जाती है, लेकिन उन रूमर्स को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चिकन जो है वो सेफ़ है। और इसके साथ साथ यहाँ पर सैयद कामरान गिलानी साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम पोल्ट्री फार्म्स के हवाले से बात करें, पोल्ट्री फार्मर्स के हवाले से बात करें, मौजूदा किन किन क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है? कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें आप ये देखें कि ये जो सैलाब की सूरत हाल है ये बड़ी गंभीर होती जा रही है डे बाई डे पाकिस्तान के लिए, इस खित्ते के लिए। आप देखें कि आपका मुल्क जो है वो एग्रीकल्चर बेस के ऊपर जो है अपना वो खड़ा है। इस पे आपकी सारी जितनी ज़री ज़मीन है उस पे जितनी मूंजी थी, फसल थी, कपास थी, हर चीज़ जो है वो पानी की नज़र हो गई है। और अल्लाह ताला महफूज रखे। जिस तरह अभी भी बारिश चल रही है, ये
हालात गंभीर से गंभीर तर होते जा रहे हैं। अच्छा, कोई भी चीज़ है ना, कोई भी डिज़ास्टर है, उसका मौके पे पता नहीं चलता। बिल्कुल। उसका डे बाय डे, महीनों में, सालों पे महीत होता है उसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब जिस तरह मैं आपको बताऊं कि अब ये ब्रायलर है, ब्रायलर को जो फीड जो सा इसकी खुराक है ना, वो बड़ा उसमें मकई जो है अपना, चावल जो है, गंदम है, ये इसकी खुराक के अंदर जो है अपना वो अहम जुज़ हैं जो शामिल है। अब वो फसलें सारी तबाह हो गई हैं आपकी। बिल्कुल। अच्छा, उसके साथ आपके माल मवेशी जोन से थे वो सारे पानी बुर्द हो गए, कुछ बेचारे बच गए। अगर बच गए तो वो आने वाले वक्त में उनके लिए किल्लत होगी जो है अपना फसलों की, चारे की। उसके बाद चलते चलते अगर हम पोल्ट्री वाली साइड पे जाते हैं तो अब जिस तरह सियालकोट है, कसूर है, गुजरांवाला है, नारोवाल है, हम क्योंकि मेंबर्स हैं, हमें हर जो है वो चौथा बंदा जो है वो राब्ते में, हमारे फार्मर्स भी और ये सारे पोल्ट्री से रिलेटेड बंदे जो है उन ऐसे ऐसे हमारे पास आए हैं ये परसों रात के दिल तब से दुखा हुआ है कि कंट्रोल शेड्स के अंदर जो है वो लाखों चिकन वहाँ ही पानी बुर्द हो गए। बिल्कुल। यानी 1 केजी भी किसी फार्मर्स को निकलने का या निकालने का मौका ही नहीं मिल सका। और जाहिर सी बात है, इन्वेस्टमेंट है, एक शेड आप देखें कि वो राउंड बाउंड जो है वो 4 से 5 करोड़ रुपए में उसका माल तैयार होता है। अब ऐसा एक फार्मर है बेचारा जिसके 6-6 शेड जोन्स है वो इसके नज़र हो गए, क्योंकि जिस जगह बंदा रहता है उसकी सराउंडिंग में वो अपना बिजनेस करता है ना जी। तो एक तो बात ये हो गई कि आने वाले वक्त में आपको ये जो अजनास है और जो मीट है, जो चिकन है, उसकी किल्लत पैदा होगी। सही। और इसके लिए मेंटली लोग तैयार हो जाएं। अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे कि ये आने वाले वक्त में एक फूड क्राइसिस आने वाला है, बिल्कुल बड़ा सीवियर किस्म का। वो बेशक दालें हों, बेशक वो आपकी गंदम हो, चावल हो, मीट हो, क्योंकि कोई भी चीज़ है ना वो ज़मीन में रह के तो वो अपना गुजर बसर करती है। बिल्कुल इसी तरह से। जब आपकी ज़मीन पे 70% पानी ने आ जाना है तो फिर उधर आबी चीज़ें तो हो सकती हैं, लेकिन उधर जो ज़मीनी चीज़ें जो है अजनास वगैरह वो नहीं हो सकती। बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा, अब मेन क्राइसिस तो इस वक्त हमें फार्मर्स को ये चल रहा है, हमें इस वक्त नज़र आ रहा है कि जो जिस तरह पानी आगे से आगे मूव करता जा रहा है, जैसे रात उसने चन्योट बड़ा 40 के करीब गांव जो है अपना वो सारे पानी बुर्द हो गए। अब उस सराउंडिंग में फार्मर्स हैं, उस सराउंडिंग में माल मवेशी हैं, वो सारा देहाती इलाका है। उधर से हमारा दूध आता है, उधर से जब ये जो आपका दूध है ये भी अब आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में 50 से 100 150 रुपये लीटर महंगा हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा, उसमें ना तो उन बेचारों का कोई कसूर है कि उन्होंने रेट क्यों बढ़ाया, और ना ही अवाम का कसूर है, ये खुदाई आफत है। बिल्कुल। इसे हम सबको चाहिए कि इसके साथ अच्छे तरीके से एक दूसरे की मदद करते हुए हम इसमें से निकलें। और इसमें मैं आपके चैनल के वसातत से ये भी बताना चाहता हूँ कि जो बंदे इससे फ़ायदा उठाते हैं, यानी स्टॉक चीज़ें करते हैं, वो अल्लाह के अज़ाब से डरें। अज़ाब तो पहले इस मुल्क में आ रहा है, और वो चीज़ों को स्टॉक करने की बजाय जो गरीब अवाम है, गरीब लोग हैं जो बेचारे पहले पिसे हुए हैं, उन तक ये चीज़ें आसानी जानी से चाहिए। और बिल्कुल इसी तरह से। अब पोल्ट्री की जहाँ तक बात आ गई है, पोल्ट्री इस मुल्क का बल्कि पूरी दुनिया में अब वो 70% जो है वो मीट और जो है गोश्त का हिस्सा लेता है। अब आपके मुल्क में आप देखें KFC हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, बेकरी आइटम्स हो गई, शवारमा हो गया, कोई भी ऐसा एक किचन नहीं है कि जो चिकन की प्रोडक्ट या वो डिश के बगैर बनता हो। बिल्कुल। 1 मिनट के लिए अगर आप अपने पूरे सराउंडिंग्स में देखें, चिकन को साइड पे कर दें और आपने होटलिंग करनी है या आपने आउटिंग करनी है तो आप उसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल, घर हो, घर की दावतें हो, सबसे पहला जुज़ जो होता है वो चिकन तो मस्ट होता है। हाँ, अब आप देखें कि गरीब इंसान है ना, कोई जितना भी गरीब है तो उसकी भी बेटी की शादी है तो उसने वहाँ चिकन देना है। वो अगर मटन अफोर्ड नहीं करता या बीफ अफोर्ड नहीं करता तो उसने चिकन देना ही देना। इसी तरह जो है अपना किसी अमीर बंदे की खुशी है, ये अल्लाह ताला ने एक ऐसा सफ़ेद पोसा गोश्त बना दिया है कि जो अमीर भी दे तो उतनी इज़्ज़त है, गरीब भी दे तो उतनी इज़्ज़त है, जो अपना अगर इसकी गहराई में आप जाते हैं।
अब बात आ गई कि इसके रेट्स जो उनसे हैं वो इस वक्त कहाँ खड़े हैं और आने वाले वक्त में कहाँ खड़े हैं। कहाँ जा सकते हैं। और अगर अभी भी चिकन की कीमतों के हवाले से बात करें ना, तो चिकन की कीमतों में हम एक तसलसल नहीं देख रहे थे, और इसमें अब सैलाब की सिचुएशन है, जाहिर सी बात है अब सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने जाएगी। जी, आपके चैनल के साथ से जो है अक्सर मैं इन्फॉर्म करता रहता हूँ लोगों को, इंतज़ामिया को, आपके सराउंडिंग में जो उनसे अपना जहाँ तक आपकी आवाज़ जाती है, बड़ा अच्छा चैनल है आपका कि लोगों को कम से कम अवेयरनेस मिलती रहती है, वो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। बाकी अल्लाह ताला को पता होता है, लेकिन इंसान की एक पेशेंट गोइयाँ होती हैं जो अपना वो 70-80% के करीब जो बंदा इस फील्ड में हो ना, दिन रात देख रहा हो तो वो महसूस करता है। अच्छा, इसमें जो अब आप देखें रेट्स जो हैं वो फ्लक्चुएट इसलिए करते हैं कि ये डे बाई डे का रेट है। यानी आज चूज़ा जो है वो इस वक्त 225 रुपये में सेल हो रहा है। अब मेन जो मैं बात समझाने की कोशिश करता हूँ अवाम को भी और इंतज़ामिया को भी, कि आप 225 का चूज़ा सेल हो रहा है, 1 डे चिक्स जो अंडे में से निकलता है, सही, वो होता है मेन मेजर कंपनीज जो हैचरीज हैं, जो बिग नेम्स हैं, वो आगे मार्केट में फार्मर्स को देते हैं, उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। अब उसकी कास्ट जो हमारे पास कैलकुलेटेड है वो 60 से 65 रुपीज़ है। उसके ऊपर ये आप देखें कि तकरीबन अराउंड अबाउट जो है 250, 160 से 70 रुपये फ़ी चूज़ा प्रॉफिट ले रहे हैं। अच्छा, जब तक इंतज़ामिया या जब तक जो है हुकूमत इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करेगी, चिकन का रेट कभी भी नीचे नहीं आएगा। फार्मर ने अपनी लेनी होती है मजदूरी, उसे तैयार करने में, उसे बीमारियों में बेचारे ने फेस करना है, उसे ये डिज़ास्टर्स जो उनसे आ जाते हैं उसे फेस करना, सारा कुछ करने के बाद उसने 5-7 रुपये अपनी मजदूरी लेके फ़ी केजी के पीछे, तो उसने मार्केट में वो सप्लाई दे देनी होती है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आज की मिसाल ले लें तो आज रात हमारा जो फ़ी केजी चिकन है वो फार्मर से वो 395 रुपये से 400 रुपये पर केजी में सेल हुआ है। सही। अब वो मार्केट में कितने का सेल होता है वो आगे इंतज़ामिया को चाहिए, वो आगे रेट कंट्रोल कमेटियों को चाहिए कि वो उसे कंट्रोल करें। बिल्कुल, प्राइसेस पे चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्राइसेस पे चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, जाहिर सी बात है फार्मर को उसका हक नहीं मिलेगा। आवाम जो है जो चाहती है कि उन्हें रिलीफ मिले, उन्हें रिलीफ नहीं मिलेगा। यहाँ पर डॉक्टर साहब आपसे भी मैं ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह से अभी हम सैलाब की सूरत हाल पर बात कर रहे थे, बहुत सारी सिचुएशन हैं, अभी तो एमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद जाहिर सी बात है चिकन में कोई बीमारियों का भी ख़दशा होगा। ऐसी सिचुएशन में कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो चिकन में आ जाती हैं और उन्हें टैकल करने का तरीकाकार क्या होता है? बेसिकली तो ये जो सिचुएशन बनी हुई है, मुल्क की सूरत बनी हुई है, इसमें सबसे बड़ा जो डिज़ास्टर है ये तो गैप आने वाला है ना, उसकी है। ये जो मौजूदा मौसम चल रहा है ना, इसको हेल्दी सीज़न कहते हैं। ये सबसे हेल्दी सीज़न होता है, यानी कि इसमें एटमॉस्फेयर जो होता है ये बड़ा फ्रेंडली होता है। इसमें ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है। इसमें बीमारियों का ख़दशा बिल्कुल ज़ीरो होता है और ना बीमारियाँ इस मौसम में इतनी ज़्यादा आती हैं। और असल ख़दशा जो इसमें है ना, जो आने वाले दिनों में आ रहा है, जिसका जो रिज़ल्ट आना है, मतलब एक चीज़ जो आपको ये टोटली जो होता है ना, डिमांड एंड सप्लाई होता है। डिमांड एंड सप्लाई पे आप समझते हैं कि एक चीज़ आज 100 रुपये की है, अगर उसकी सप्लाई ज़्यादा आ गया तो वो 50 रुपये की हो जाती है। को मैनेज करना जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी हम सुनेंगे कि कौन कौन से मसले मसाइल आ सकते हैं आने वाले दिनों में चिकन की बीमारियों के हवाले से भी, और ये टैकल किस तरह से किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। पोल्ट्री फार्मिंग के हवाले से प्रोग्राम में आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, पोल्ट्री के क्या क्या मसाइल हैं, क्या ये जो बिज़नेस है ये वर्थफुली है, क्या क्या चैलेंजेस हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जैसे सैलाबी सिचुएशन हम पूरे पंजाब में देख रहे हैं, इसमें मवेशी जो हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो आने वाले दिनों में ज़्यादा देखने में मिलेंगे। एक तो डिमांड और सप्लाई की चेन जो है वो मुतासिर होगी, और दूसरी साथ जो वबाई बीमारियाँ हैं क्या वो इंसानों तक लिमिटेड रहेंगी या उसमें जो जानवर हैं, चिकन है, उन्हें भी कोई बीमारियों का ख़दशा हो सकता है। इस पर हम डॉक्टर साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू जान रहे थे कि सैलाबी सिचुएशन के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे वबाई सूरत हाल में, वबाई अमराज में, तो वो क्या चिकन में तो नहीं जाएंगे? ऐसा कोई मामला तो नहीं है? जी, इस पे हम इस तरह बात करते हैं कि ये जो बीमारियां होती हैं ना, ये जानवरों में हो या ये चिकन में हो,
ये सबसे पहली बात ये है कि ये इंसानों में उनसे, जानवरों में, और जानवरों से इंसानों में बिल्कुल मुंतकिल नहीं होती। सही। इनका इंसानी ज़िंदगी के साथ कोई ऐसी अटैचमेंट नहीं होती कि ये कोई ऐसी बीमारी आई है। ये जो आए दिन आप सोशल मीडिया पे देखते हैं ना कि ये चिकन ना खाएं, इसमें ये बीमारी आ गई है, ये चिकन खाने से ये मसाइल आ रहे हैं, ये सरासर अफवाहें होती हैं। ये हमारे जो मुल्क में है इसको कंट्रोल तो किया नहीं जाता, इसके रेट्स को। इसमें जो मिडल मैन है वो फ़ायदा कमा रहा है, जो सब का जिसने बोझ उठाना है वो एक फार्मर है। मैंने हमेशा फार्मर के हक़ में बात की है कि जिसने चूज़ा फैक्ट्री का, जिसने मेडिसिन फैक्ट्री का, जिसने फीड फैक्ट्री का बोझ उठाना है, जिसने सबको कमा के देना है, जो एक माँ का रोल अदा करता है फार्मर, तो उसके साथ ये ज़्यादती की जाती है। उसका मतलब कि इसको रेट नहीं कोई बनता, उसको नहीं पता होता कि मैंने ये करोड़ों रुपया लगाया है, इसके एंड पे मुझे लॉस होना है या मतलब मुझे प्रॉफिट होना है। सबसे ज़्यादा रिस्क में वो खेल रहा होता है। और ये लोग अफवाहें ये फैलाते हैं सिर्फ रेट को डिक्रीज़ करने के लिए, और कंट्रोल है ही नहीं है, कमेटियाँ है ही नहीं है, पुलिसीज़ है ही नहीं है। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए इनको पॉलिसी बनाए। सबसे पहले पॉलिसी तो ये बनानी है कि उसकी जो कॉस्ट है उसको कम किया जाए। सबसे पहले हमारे मुल्क में मतलब इसका मेन जूस जो मकई है, इसकी काश्त ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, कोई सब्सिडीज़ दी जाए, कोई फार्मर को सहूलत दी जाए, को उनके लिए कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि वो ज़्यादा काश्त करें और उसका मुनासिब प्राइस में मार्केट में है। उसके बाद सोयाबीन की काश्त नहीं हो रही, इम्पोर्ट हो रही है, ठीक है। और ये चीज़ें जो फीड में इस्तेमाल हो रही है आजकल, उनके रेट भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें बाहर से आती, सोयाबीन आता है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मेडिसिन आती है, डॉलर डे बाई डे बढ़ता जाता है। तो क्योंकि जो चीज़ें हम डॉलर में परचेज़ करते हैं ना, तो वो जब महंगी आएंगी तो वो फीड भी महंगी तैयार होगी। लेकिन दूसरा माफिया ये भी है कि ये फीड मिल मालकान है, मतलब इसकी प्राइसेस डे बाय डे हाई हो रही हैं। अभी रिसेंटली शाह साहब ने बताया कि ये 200-300 रुपया तो बैग में बढ़ाते वक्त बताते भी नहीं है। ये सारा बोझ फार्मर ने उठाना है। और दूसरा, जब कोई रेट थोड़ा सा बनता है, फार्मर को फ़ायदा होने के चांसेस होते हैं, उसकी लॉसेस से उसने निकलना होता है, ये अफवाह फैला दी जाती है कि इसमें बीमारियां गई हैं। ऐसी बिल्कुल कोई बीमारी नहीं होती। वीडियोस हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। पोल्ट्री से रिलेटेड है, हमारे रिलेटिव्स भी, हमारी फैमिलीज भी, हमारे दोस्त भी हमें कहते हैं कि आजकल चिकन ना खाएं। सोशल मीडिया पे आपको पता है ना कि हवाई काम चलता है, तो हम कहते होते हैं कि ये बीमारियां चल रही हैं, दोनों चिकन की दावत हमारी करें। आप देखें कि चिकन के अलावा हमारे पास है क्या। 70% प्रोटीन जो है ना, वो हमारे ये पोल्ट्री से जा रही है, अंडों की सूरत में और ये चिकन की सूरत में। बेकरी में आप चेक कर लें, टोटल अंडा इस्तेमाल होता है और चिकन आइटम्स हैं। आप फास्ट फूड में चले जाएं, आप होटलिंग में चले जाएं, आप अपने किचन में चले जाएं, आप अपनी किसी गैदरिंग पे चले जाएं, चिकन के अलावा हमारे पास है क्या। हमने किस तरह प्रोटीन पूरी करनी है, ये तो अभी इनको पता चलेगा लोगों को कि ये जो वीडियोस देखकर ये लगता है कि चिकन में प्रोटीन पाया ही नहीं जाता। ये मतलब जिसे कहते हैं कि जितनी हेल्दी मेडिसिन देकर जो है मैच्योर चीज़ों को कर दिया जाता है, या इस तरह से ये बातें जो है ना, ये सोशल मीडिया पे होती हैं, जिसकी वजह से ऐसे बेशुमार लोग मैंने अपनी फैमिली में देखे हैं जिन्होंने चिकन का बाइकआउट कर दिया है। ये बिल्कुल सरासरी मतलब अफवाहें होती हैं, और ये नॉन टेक्निकल लोग हैं, इनको अवेयरनेस नहीं होती, या मतलब ये जो झूठी बातें फैलाई होती हैं। चिकन ही असल सोर्स ऑफ प्रोटीन है। चिकन को आप गायब करके देखें, हमने प्रोटीन पूरी कहाँ से करनी है। 70% मैंने बताया कि ये जो चिकन है ना, ये हमारी मुल्क की बल्कि दुनिया की प्रोटीन को ये कम्पीट कर रहा है। ये इससे फुलफ़िल हो रही है डिज़ायर जो है प्रोटीन की, अंडों और चिकन की सूरत में। ये जो अगर इसकी बात करें ना कि इसमें नाकस है या इसमें प्रोटीन नहीं है, ये हेल्दी नहीं है, अगर मतलब ये हो ना कि सिर्फ हम यूज़ कर रहे हैं, हम सिर्फ पाकिस्तान में ये चिकन यूज़ हो रहा है, आप वर्ल्ड वाइड जाके तो देखें यही चिकन यूज़ हो रहा है। सेम चिकन है, सेम प्रोसीजर है और सेम तरीके से तैयार किया जा रहा है। और ये एक वाहद चीज़ है जो पूरी दुनिया में जाए आपको सेम मिलती है। बाकी तो हर मुल्क के खाने, हर चीज़ अलग है। आप चलिए, ये नेशन वाइड होती हैं, मतलब चेन बनी हुई होती हैं चिकन ब्रोस्ट की, या ये KFC मैकडोनल्ड के नाम से जो बनी होती हैं। चिकन के अलावा आप किसी होटल में जाके देखें पीछे है क्या। ये सरासरी अफवाहें होती हैं कि ये इसमें बीमारी है। बिल्कुल 0% भी इसमें ऐसा कोई चांस नहीं होता कि कोई ऐसी बीमारी आई है। और खुदा न खास्ता कुछ डिजीज़ आती हैं नॉर्मली, जिस तरह इंसानों में आती हैं, फ्लू हो गया या मतलब ज़ुकाम हो गया या मतलब उसमें कोई इन्फेक्शन आ गए, तो वो चिकन से इंसानों में कन्वर्ट नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये कहते हैं, जी हमारे एक मिथ बनाई हुई है कि ये देसी चिकन है, ये बेहतर है। आप बताएं, देसी चिकन आप कभी देहात में चक्कर लगाएं, जो देसी मुर्गियां होती हैं उनको सुबह के वक्त खुला छोड़ दिया जाता है। वो तो जो बाहर गंदी नाली में मुंह मारती है,
वो जो रूढ़ियाँ होती हैं जिसमें आप अपना कूड़ा करकट फेंकते हैं, वहाँ पे सारा दिन मुंह मारती है, उनको तो इतनी शफाफ खुराक नहीं मिलती। लेकिन फिर भी मैं इसको भी मतलब गलत नहीं कहता। अल्लाह ताला ने उसके अंदर निज़ाम ही ऐसा बनाया है, वो ऐसी कोई गलत चीज़, कोई ऐसी चीज़ खा भी ले, उसके अंदर ऐसी फिल्ट्रेशन है, उसके अंदर ऐसा निज़ाम है कि वो आपकी सेहत पे उसका मुज़र असरात नहीं होगा। आप लोग बड़े शौक से देसी चिकन खाते हैं ना, जो गाँव से स्पेशली आता है, तो आप जाके एक दफ़ा देख लें कि वो मुर्गियाँ घूमती कहाँ सारा दिन। ये इस बात पे मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि ये रूमर पाई जाती है कि जो देसी मुर्गा है या देसी मुर्गी है वो ज़्यादा सेहत के लिए बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू ब्रायलर। उनकी इतनी नफीस, इतनी उम्दा, इतनी अलग खुराक होती नहीं है। वो तो जिन्होंने ये खेतों में मुर्गियाँ रखी होती हैं, वो सारा दिन फसलों में कुछ खाती हैं, या फिर जो गाँव में होती हैं, वो मैंने बताया कि वो गंदी नालियों में मुँह मारती हैं। हकीकत आप जाके देखें, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको तो जो गाँव से वाबस्ता है उनको पता चल जाएगा कि ये देसी मुर्गियाँ मतलब किस तरह पलती हैं और वो उनकी खुराक क्या है। यहाँ पर बात ये है कि हम बहुत जल्दी जो है ना जो फेक इंफॉर्मेशन है उससे इंस्पायर हो जाते हैं। सोशल मीडिया की वीडियो देखते हैं कि किसी ने जस्ट व्यूज़ लेने के लिए एक वीडियो बना दी है कि चिकन सेफ़ नहीं है, ब्रायलर सेफ़ नहीं है, देसी मुर्गा जो है वो खाना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं व्यूज़ की गेम है, लेकिन इस पर रिसर्च और एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सैयद गिलानी साहब, आपसे मैं यहाँ पर जानना चाहती हूँ, कामरान साहब, के हम देख रहे हैं कि पोल्ट्री फार्म का बिज़नेस बहुत सारे लोग शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमती सतह पे इस बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखें, हम उस मुल्क के बशिंदे हैं कि जिस मुल्क में अगर आप अपना हक मांगते हैं या आप किसी किस्म की बिज़नेस में फैसिलिटी मांगते हैं तो उसमें आपके आगे बहुत सारे जोन है ना, देवबंद जोन से डिपार्टमेंट्स हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो इस मुल्क में मैं तो समझता हूँ कि बड़ा अल्लाह ताला ने, कायदे आज़म ने अजीम मुल्क ये हमें दिया और दिलवाया है, लेकिन आगे हम जिस तरह इसके साथ सलूक कर रहे हैं ना जी, वो आने वाली नस्लें जो है हमारी, वो हम तो डिसपॉइंट नहीं हैं, हम तो अभी दबा गो हैं, वो डिसपॉइंट हो जाएंगी कि हर डिपार्टमेंट जोन से है अगर आपने बुनियाद रखनी है तो वहाँ से ले के एक मीटर लगवाना हो ना आपने वापडा का, तो अभी उसमें हुकूमत को ही फ़ायदा है कि मीटर लगेगा भाई, तो वो उन्हें कुछ ना कुछ चार्जेस, कुछ ना कुछ उन्हें इनकम आएगी ना, तो वो मीटर लगवाना हो तो आम बंदा बेचारा उसमें वो रुला देते हैं इसे। तो इंडस्ट्रियलिस्ट तो बेचारा इस वक्त वैसे ही जो है वो क्राइसिस का शिकार है। अब आप ये देखें कि डिपार्टमेंट, ये चूज़ा जो है हमने पिछले जो आपके प्रोग्राम में वसातत से जो है अपना हुकूमत को आगाह किया था कि 200 रुपये का चूज़ा है, खुदाया आप इसे नीचे लेके आएँ ताकि अवाम को रिलीफ मिले, चूज़े को नीचे लेके आएँ। अच्छा, ये लोगों को समझ नहीं आती, ये चूज़ा और मुर्गी को एक कर देते हैं। चूज़ा वन डे चिक्स होता है जो फार्मर परचेज करता है, वो उन्होंने हैचरीज और बिग नेम से परचेज करना होता है, और मुर्गी वो होती है जो फार्मर आगे अपने फार्म से एग्जिट करता है। ठीक है, ये कंसेप्ट पहले क्लियर करें, दो चीज़ें हैं ये। चूज़ा जो है, मैंने कहा कि 200 रुपये का बहुत महंगा है, एक शेड का चूज़ा 60 लाख रुपए का है, 60 लाख रुपीज़, 6 मिलियन रुपीज़ का एक शेड का। तो इसे हुकूमत से मैंने अपील की सस्ता करें, तो 5 दिन बाद वो चूज़ा 225 रुपये का हो गया। ठीक है, अच्छा, दूसरे नंबर पे उस पर 10 रुपये हुकूमत ने विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया, 1 चिक्स पे 10 रुपये टैक्स लगा दिया। अब जिस फार्मर्स का 10 शेड्स हैं, पहले तो वो 30 लाख रुपया वो हुकूमत को लहरा दे ना, उसके बाद फिर वो अपने घर चूज़ा लेके जाए, फिर उसके साथ जो चूज़े के होना है तो वो जाने और अल्लाह जाने। और ऐसी बात है, चूज़े को खुराक भी देनी है, अद्वियात की भी ज़रूरत होगी, ये पूरा सर्कल है। अच्छा, वो चिक्स जो है वो सस्ता करने की बजाय हुआ ये कि वो 25 रुपये वैसे महंगा कर दिया, 10 रुपये उस पर टैक्स लगा दिया। अब हमने जब कंपनी से बात की, उन्होंने कहा जी आप मीडिया में बड़ा प्रोग्राम करते हैं तो ठीक है, हुकूमत ने अगर नोटिस लिया है तो हमने 10 रुपये उन्हें जो है दे दिए हैं। तो मैंने कहा भाई आप चीज़ सेल कर रहे हैं तो आप दें। उन्होंने कहा नहीं जी ये भी आप में से निकालना। सही, बिल्कुल। ये जो चैलेंजेस है ना, ये अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन इसे टैकल करने के लिए हुकूमत को चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके फैसिलिटेशन दें ताकि कारोबार हो। अगर वो पोल्ट्री फार्म्स हैं, वो कोई भी फार्म्स हैं या बिज़नेस ऑनर हैं, उन्हें जितना ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाएगा, बिज़नेस और इनकम उतनी ज़्यादा जनरेट होगी। यहाँ पर वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, के मत जाइए हमारे साथ।
सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं गोल्ड मार्केट के हवाले से कि आज गोल्ड प्राइस जो है वो क्या चल रही है। हम देख रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस में एक तसलसल देख रहे हैं। अगर हम देखें कि कम की तरफ जाएं तो सोने की कीमत 2 दिन पहले 4000 कम हुई थी, लेकिन अब जो है वो बतदरीज जो है बढ़ना शुरू हो गई है। आज के अगर हवाले से बात करें, आज की गोल्ड प्राइस पर तोला जो है वो 3,63,400 रुपये मार्केट में है। और इसी तरह से 10 ग्राम के हवाले से बात करें 3,11,562 रुपये में 10 ग्राम जो है वो गोल्ड मिल रहा है। और साथ ही साथ करेंसी जो है वो भी, करेंसी के रेट हम देख रहे हैं कि क्योंकि एक मार्केट है जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कारोबार से वाबस्ता होते हैं, उनके लिए ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि डॉलर की क्या रेट चल रहे हैं, ब्रिटिश पाउंड किस तरह से चल रहा है। तो आज के अगर करेंसी रेट के हवाले से बात करें तो आज ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो बाय किया जा रहा है 183.5 रुपये का, और इसकी सेलिंग पार जो है वो 188.5 रुपये है। इसी तरह से कैनेडियन डॉलर के हवाले से बात करें 204 रुपये इसकी जो बाइंग पार है, और सेलिंग पावर जो है वो इसकी 209 है। चाइना युआन के हवाले से बात करें 39.25 जो है ये बाइंग इतने में किया जा रहा है, बाय किया जा रहा है, और इसी तरह से सेलिंग जो है वो 39.65 रुपये में ये फ़रोख्त किया जा रहा है। यूरो के हवाले से बात करें तो यूरो जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 328.9 जो है इसमें बाय किया जा रहा है, और 330.70 में फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह से सऊदी रियाल के हवाले से बात करें तो इसकी कीमत भी 75.3 जो है ये इसमें बाय किया जा रहा है, और 75.5 में ही ये सेल किया जा रहा है। यूएई दिरहम के हवाले से बात करें तो 77 रुपये में जो है ये बाय किया जा रहा है, और इसी तरह से 77.2 में सेल किया जा रहा है। यूके पाउंड के हवाले से बात करें, ब्रिटिश पाउंड के हवाले से बात करें 380.90 में जो है ये बाय किया जा रहा है, और 382.80 में ये फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएस डॉलर के हवाले से बात करें जिसमें बहुत ज़्यादा कारोबार होते हैं, तो इसकी जो बाइंग पार है वो 282.8 है, और इसे जो फ़रोख्त किया जा रहा है वो 283.6 रुपये में ये फ़रोख्त किया जा रहा है। ये थी आज की सिचुएशन आज की मार्केट में मजमूई तौर पे करेंसी रेट के हवाले से। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं, जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले पोल्ट्री फार्म्स के हवाले से हम बात कर रहे थे। चिकन जो है वो महफूज भी है, और चिकन के बगैर हम देखते हैं कि हमारी कोई भी डिश जो है ख़ास तौर पे पाकिस्तान में वो नामुमकिन है। हर डिश जो है वो चिकन से बनाई जाती है, ख़ास तौर पे घर में दावतों का अहतमाम भी हो। इसके साथ साथ आज पोल्ट्री फार्म या पोल्ट्री जो है चिकन है उसे बीमारियों से महफूज करने के लिए क्या क्या जदीद तरीक़ाकार मौजूद हैं, इस पर मैं नदीम अस्कर साहब आपसे जानना चाहती हूँ कि पोल्ट्री को बीमारियों से महफूज करने के लिए क्या क्या जदीद तरीक़ाकार मौजूद हैं और इन्हें किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाता है। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो पुराना तरीक़ाकार होता था ना, उसमें छोटे फार्मर होते थे, छोटे फार्म्स होते थे, लो क्वांटिटी में चिकन होता था। अब सबसे पहले बीमारियों से बचाने के लिए हमारे मुल्क में इंटरनेशनल लेवल के जो पोल्ट्री फार्म्स बन चुके हुए ना, वो टोटली डिज़ीज़ फ्री बनाए जाते हैं। उनको ऐसा एनवायरनमेंट भी दिया जाता है। सबसे पहला अमल यही होता है कि हमने फार्म्स उस लेवल के बनाए, एनवायरनमेंट उस लेवल का बनाया। और दूसरी बात ये है कि ये जो बीमारियाँ ना, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, बेशक इंसान हो या जानवर हो या वो परिंदे हो या मुर्गियाँ हो, तो इनमें ये बीमारियों का चलता रहता है। सीज़न आते हैं हर मौसम के साथ। इसमें चाहिए ये कि सबसे पहले गवर्नमेंट जो इसको लावारस छोड़ा हुआ है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ये, मतलब ये पाकिस्तान, ये सिर्फ फार्मर का मसला नहीं है, ये हर घर का मसला है। बिल्कुल, चिकन सिर्फ फार्मर का काम नहीं है कि इसको तैयार करना और सेल करना, ये हर घर की ज़रूरत है। ये इसके बगैर हम कुछ नहीं है। और ये जो इसमें बीमारियों का है, वो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको मतलब मुल्की सतह पर इनके लिए लैब्स बनाई जाएं, जिसमें मतलब चिकन को टेस्ट भी किया जा सके इसमें आने वाली बीमारियां। और अब देखें कि पाकिस्तान में जो वैक्सीन्स कंपनी है ना, ये बिल्कुल नापायद है, क्योंकि गवर्नमेंट के टैक्सेस इतने हैं। ऐसी को फैक्ट्री लगाने से मतलब 1000 बार घबराता है हमारा जो इन्वेस्टर है या हमारा जो इंडस्ट्रियल है, वो बिल्कुल इस तरफ नहीं आता। तो हमें ये इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। इंपोर्ट आपको पता है डॉलर से होनी है। डॉलर तो सबसे पहले कि हम अपने मुल्क की प्रोडक्ट लें, और इसका जो रॉ मटीरियल ख़रीदने के लिए हमें डॉलर चाहिए, तो वो भी डे बाई डे इंक्रीज़ होता है। और वो उस पर टैक्सेस इतने हैं कि एक चीज़ जिस तरह ये आप देखते हैं कि गाड़ी 10 लाख रुपए की है तो उस पर 20 लाख रुपए कस्टम होता है। इसी तरह ये जो हमारी अद्वियात है ना, इसके जो रॉ मटीरियल्स बाहर से आते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं,
उस पर टैक्सेस उसकी कॉस्ट से भी ज़्यादा होते हैं। जब उसकी कॉस्ट से भी ज़्यादा हो जाते हैं तो अद्वियात ये फार्मर की पहुंच से भी बाहर हो जाती हैं। कुछ अद्वियात होती हैं जो हम बिफोर टाइम इस्तेमाल करवाते हैं बीमारी आने से पहले एहतियाती तौर पे। जैसे आप बच्चों को कहते हैं इसको बुखार होने वाला है, इसको आप एक चम्मच सिरप का दे देते हैं, वो आप 10 दिन या 5 दिन की उसकी जो ट्रीटमेंट से बच जाते हैं, डॉक्टरों पे चक्कर लगाने से बच जाते हैं। ये माएँ बच्चों को देख लेती हैं कि हमारे बच्चे को ये क्या साइंस आ रहे हैं, मतलब मौसम की तब्दीली के हिसाब से। अगर ये अद्वियात कंपनियों को हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करे, इनको कोई सब्सिडी दे, कोई टैक्सेस में ही कमी कर दे, आप यकीन जाने कि ये दिन ब दिन टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं। ये ऐसा कोई दिन ही नहीं शुरू हुआ कि हमने सुना हो कि गवर्नमेंट ने पोल्ट्री को कोई शफकत वाला हाथ रखा है। बिल्कुल सौतेली माँ जैसा सलूक है, पूरे मुल्क को ये पोल्ट्री चला रही है, ठीक है, और इसको बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। इसको सिर्फ खाने वाले आते हैं, फार्मर का किसी ने सोचा ही नहीं कि इसका भी किसी ने सोचना है। इसने सारे पाकिस्तान को, पूरी इंडस्ट्री को कमा के देना है, इसने मेडिसिन को कमा के देना है, इसने फार्मर को कमा के देना है, इसकी लेबर है, इसकी बिजली है। आए दिन बिजली के रेट इंक्रीज हो रहे हैं। बिल्कुल, अगर फार्मर के हवाले से बात करें, एक छोटा सा सर्कल है, उसने अपना घर भी देखना है, उसने पोल्ट्री फार्म्स भी देखने हैं, और ऐसे में हुकूमत की जानिब से टैक्सेस भी लगाए जा रहे हैं, रिलीफ जो है। हज़ारों लोगों का रोज़गार ना एक फार्मर के साथ अटैच है। जो वहाँ पे लेबर है उसका रिज़्क भी वहाँ से जा रहा है, और वहाँ से जो चूज़ा लेके माल तैयार लेके बेचता है उसका रिज़्क भी वहीं पे जा रहा है। जो हमारे ये जो चिकन शॉप पे सेल, और उसका रिज़्क भी वहीं से जा रहा है। उसके बाद वो चिकन होटलों में आप उसकी रेसिपीज़ बना के सेल करते हैं, उसका रिज़्क भी। ये एक चिकन से लाखों लोगों का रोज़गार है। आने वाले दिनों में इसमें इतने लोग वाबस्ता है, और अगर इन्हें हम फैसिलिटेट कर दे तो सोचिए ये सेक्टर कहाँ पर पहुँचे। कामरान साहब, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि वो लोग हैं जो कि पोल्ट्री फार्म्स जो है खोलना चाह रहे हैं या इस बिज़नेस में आना चाह रहे हैं, क्या दिस इज़ द राइट टाइम कि वो इन्वेस्ट करें, या इसमें अभी आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस आने वाले हैं? इस पर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी जानूंगी, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए हमारे साथ जी। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। पोल्ट्री फार्म्स के इश्यूज़ के हवाले से हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कोई ना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि कौन सी फील्ड राइट है। तो कामरान साहब, जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे पूछा था कि पोल्ट्री फार्म में जो इसका बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि हुकूमत की जानिब से भी फैसिलिटेशन उस तरह से मौजूद नहीं है, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस बिज़नेस और नॉट? देखें, बड़ा मज़ेदार सवाल किया आपने। पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान में जो है अपना वो, ये बात तो बड़ी मुश्किल हो जाती है कि राइट टाइम है कि नहीं, क्योंकि इस वक्त जो है अपना, जब से हम देख रहे हैं, हम भी उम्मीद में ज़िंदा हैं। तो जिसने करना है वो तो फिर अल्लाह का नाम लेके कर ले। लेकिन अगर आप कहें कि हुकूमत सपोर्ट करेगी या अदारे सपोर्ट करेंगे, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ये जेहन में से निकाल दें आप। अच्छा, इसमें अब ये है कि जिस तरह फीड, अब जैसे मैं पोल्ट्री में आया था तब पहली दफ़ा 5 रुपये का चूज़ा था और 1500 रुपये का फ़ी बैग था फीड का, ठीक है। मेडिसन की कास्ट बनती थी हमारी, एक शेड की बात कर रहा हूँ, एक हाउस की, वो बनती थी लाख से 1.5 लाख रुपया, और बिजली का बिल आता था 50 से 60 हज़ार रुपया। ये 2010 की बात कर रहा हूँ। अब जो आप इस वक्त जो मौजूदा टाइम, करंट टाइम है, इसमें 8,000 रुपये का फीड बैग है, 235 रुपये का चूज़ा है इंक्लूडिंग टैक्स, और साथ में मेडिसन की कास्ट 8 से 10 लाख रुपया मामूली है, यानी बिल्कुल नॉर्मल जो हेल्दी सीज़न का, और बिजली की कास्ट 4 से 5 लाख रुपया। और अगर खुदा ना खास्ता जिस तरह ये डिज़ास्टर आ गए हैं या मामलात हो गए हैं या कोई ऐसा मोर्टेलिटी रेशो बढ़ जाती है, मोर्टेलिटी रेशो से कहते हैं कि जो जानवर कोई मौसमायाती तब्दीली की वजह से कोई, यानी बहुत गर्मी आ गई, हीटअप हो गया, डेथ रेशो बढ़ गई है, या बहुत सर्दी हो गई, या जिस तरह अब ये मौसम चल रहे हैं मामला, या बारिश शेड्स के अंदर आ गई, तो उसमें अगर ये आपको मोर्टेलिटी रेशो बढ़ जाती है तो फिर वो हैवी लॉसेस है। खुदा ना खास्ता तब हमें नुकसान अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी होता था तो 15-20 लाख तक चले जाता था, लेकिन अब वो 10 मिलियन से स्टार्ट होता है पर हाउस का। तो ये तो अब मुल्क में रहते हुए जिसने बिज़नेस करना है तो वो तो कर सकता है, लेकिन मैं इसे रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा, इधर इस खिते में रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा कि इसे आपको किसी ने आंसू पूंजने नहीं आना, आपको सपोर्ट करने नहीं आना। हाँ, आपसे कमीशन लेने वाले, आपसे जो है दूसरे तीसरे जो है अपना वो पैसे लेने वाले तो आ सकते हैं, लेकिन आपको सपोर्ट करने वाले नहीं आ सकते। इसमें आप ये करें कि छोटे सेटअप से शुरू करें।
आपका अगर कोई आबाई इलाका या जगह है, उधर छोटे सेटअप से शुरू करें। जब आप समझें 2 साल बाद कि मैं इसमें ट्रेंड हो गया हूँ, फिर आप कंट्रोल शेड्स वाली साइड पे जाएं, क्योंकि कंट्रोल शेड में एक टाइम में आपने प्लेस करना है चूज़ा, वो हज़ारों में और लाखों केजी में निकलना है। ठीक है। छोटे सेटअप में ये है कि आपके पास थोड़ी अमाउंट है तो आप उसमें 5,000 डाल लें, सही। 7,000 डाल लें, ताकि खुदा ना खास्ता अगर नुकसान हो तो वो थोड़ा हो। बिल्कुल। जब आप loss के समझें जो कि chances आपको है वो इसकी कम हो समझ जाएंगे। आ गई है, मौसम की समझ आ गई है, एनवायरनमेंट की समझ आ गई है, चीज़ों की समझ आ गई है, चूज़ा पालने की, जैसे नदीम साहब ने बात की, अभी आप देखें ना कि एक बच्चा जो है माशाल्लाह अगर वो इंसान का पैदा होता है तो उसे गर्मी सर्दी में कितना हम बचाते हैं। बिल्कुल। तो ये जब चूज़ा आता है पहले दिन, ये 35 ग्राम का होता है, यानी ये हमारे मोबाइल का वज़न भी उससे ज़्यादा है। तो उस चूज़े को हमने माइनस डिग्री में भी संभालना है और जो 50 के करीब गर्मी Temperature है है, उसमें भी संभालना है और एक जैसा इन्वायरमेंट देना है। और हम खुद तो सादा पानी पी सकते हैं, लेकिन इसे फिल्ट्राइज पानी देना है हमने। इसे हमने 4 से 5 लाख का दही खिलाना है, हल्दी खिलानी है। ये जो लोग कहते हैं ना कि चिकन में जनाब ये डाइट अच्छी ये यूज़ नहीं करवाते, किसी दिन आप, बल्कि आपकी अक्सर टीम मेरे साथ विज़िट, सरप्राइज़ विज़िट करती रहती है, क्योंकि मैंने आपके चैनल को देखा है कि आप बहुत कॉन्शियस हैं इन चीज़ों में। तो मैं फिर खुद डायरेक्ट टीमों को लेके गया, सरप्राइज़ चेकिंग उन्होंने की और वो हैरान हो गए कि ये कुछ आप देते हैं, यानी इतनी सफाई है। तो वो उसके बाद उनका कंसेप्ट क्लियर हो गया। बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है, ये रूमर्स में जैसे पहले बात करी थी जी। कि बगैर तहकीक के रूमर्स फैल जाती है और उन्हें एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी कामरान साहब, जिस तरह आपने बताया कि ये जो बिज़नेस है अभी उन लोगों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है जो लार्ज स्केल पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन अगर पोल्ट्री नहीं होगी, ज़ाहिर सी बात है चिकन हमारी डिशेज़ का एक अहम जुज़ होता है। दावतें हो, शादियाँ हो, गमी का मौका हो, हम देखते हैं कि चिकन तो मस्ट होता है। तो ऐसे में हम हम तो फिर इस सेक्टर में बहुत पीछे रह जाएंगे, हम तो कम्पीट नहीं कर पाएंगे। देखें, कोई भी सेक्टर है ना या कोई भी इंडस्ट्री है, आप और मैं उसे नहीं चला सकते, उसे हुकूमती लेवल पे चलाया जाता है, उसे हुकूमती लेवल पे प्रमोट किया जाता है। अब आप ये देखें कि ये जो आपकी इंडस्ट्री है, ये दूसरे नंबर पे बिग इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, और अभी इस इंडस्ट्री का कोई वाली वारिस नहीं है। इसे प्रॉपर तरीके पे कोई ऐसा एक्सपर्ट आज तक हमने देखा नहीं है कि जो हुकूमती लेवल पे हमारी बात को समझे, जो चीज़ों को सारी समझ के कैलकुलेट करे कि फ़ीड की कास्ट फ़ीड वाले को कितने की आती है और फार्मर्स को ये कितने की दे रहा है, जो चीज़ें नीचे लाने वाली हैं, जो चूज़ा कितने का आ रहा है और ये फार्मर्स को कितने का दे रहा है। और वो जिस तरह देखें ना, आपको हुकूमत कहती है जी ज़री हमने ट्यूबवेल्स पे, ज़री जो है रकबों पे हमने जो है वो बिजली की सब्सिडी दी है। ओ भाई अल्लाह के बंदो, हर जगह तो जो है वो कॉलोनियाँ और प्लाजे बन गए हैं, ज़री ज़मीन रह कौन सी गई है। अगर ज़री ज़मीन ये एग्रीकल्चर बिजनेस है पोल्ट्री का, तो इसे आप सब्सिडी दें बिजली में, इसे आप जो फार्मर्स को सब्सिडी दें, उसकी कास्ट वैल्यू कम हो वो, ताकि मार्केट में जाए, चिकन सस्ता हो, जिसके बाद आवाम को रिलीफ मिले। ये क्या करते हैं कि ट्यूबवेल के ऊपर, अब ट्यूबवेल के ऊपर क्या करना है जो है अपना, किसी ने, जब आपके पास ज़मीन ही नहीं है बिल्कुल, तो आपने उस पर सब्सिडी लेके या बिजली सस्ती लेके क्या करना है। जो असल चीज़ें हैं जिन्हें आपने रिलीफ देना है वो तो आप दे नहीं रहे। जब आप उन्हें रिलीफ देंगे, आप चूज़े पे रिलीफ देंगे, फीड सस्ती करेंगे आवाम को, तो अब मैंने जैसे बताया कि पहली दफ़ा मैंने 5 रुपये का चूज़ा लिया, 1500 रुपये का मैंने फीडबैक था और मेरी कास्ट आई थी 65 रुपीज़ और 70 रुपीज़ में हमारा सेल हुआ था। तो हम बड़े खुश थे कि 5 रुपये केजी बच गए। अभी भी वही है कास्ट, लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। कामरान साहब, यहाँ पर तो अब देख रहे हैं कि अंडे जब प्राइसेस हम देख रहे थे आज से 10 साल बाद क्या प्राइस थी अंडे की, अब तो कीमत जो है अंडे की भी आसमान से बातें कर रही है। तो आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा जब पोल्ट्री सेक्टर को रिलीफ नहीं मिल रहा है? 2 चीज़ें हैं जी, शॉर्टकट जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक, चूज़े के ऊपर जो है वो कैपिंग कर दी जाए कि भाई 50 से ऊपर चूज़ा नहीं बेचना इंक्लूडिंग टैक्स। दूसरे नंबर पे फीड रेट्स जो सा वो दे दिए जाएं विद FCR कि जनाब 3000 से ऊपर आपने बैग्स जो है वो फीड का नहीं देना। इन 2 चीज़ों पे आप चेक इन बैलेंस हुकूमत कर ले, आप चिकन के रेट आधे से भी नीचे ले लें। यानी आज अगर मार्केट वैल्यू है चिकन की 600 रुपये, तो ये आपको 300 रुपये में गोश्त मिलेगा। हमें फार्मर्स को वही 5-7 बचने हैं
क्योंकि हमारा गोश्त के साथ तल्लक नहीं बिल्कुल है। इसी तरह से फार्मर्स हों, किसान हों, एग्रीकल्चर सेक्टर से जो लोग भी वाबस्ता होते हैं, जाहिर सी बात है एक मेहनत लगती है Yes. एक चूज़े को बड़ा करने के लिए, और उसके बाद अगर हम इनकी मेहनत देखें और इनकी इन्वेस्टमेंट देखें वो जी। बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसे उस तरह से फ्रूटफुल Relief नहीं। तरीक़ेकार के तहत नहीं लाया जा रहा। तो इसमें हुकूमत को चाहिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन प्रोवाइड करे। बहुत शुक्रिया सैयद कामरान Thank गिलानी you so साहब फॉर much. जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया नदीम अस्कर गिल साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कोई भी सेक्टर हो, वो हमारे बिजनेस कम्युनिटी हो, हमारे एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, पोल्ट्री फार्म्स बनाने वाले या इससे ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग हों, इनकी मेहनत होती है और उस मेहनत का फल जो है वो तब मिलता है जब इस पे चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, हुकूमती सतह पे ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जो कि इन बिज़नेस को प्रमोट कर सकें। कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। आई होप्स हो कि हमें इन सारे सेक्टर्स में बेहतरी देखने को मिले। इसी के साथ मैं विशा बीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।